जरूर देखिए कोरोना को हराने वाले हीरोज। कोई तकलीफ नहीं। हम यहाँ तक ये भी देखें, ये मुसलमान के लिए या हिंदू के लिए क्रिश्चियन के लिए कोई पार्शियलिटी भी नहीं देखे। जैसे उन लोगों ने एडवाइस किया है उसी तरह हम जाके हम घरों में भी रहेंगे। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग की छुट्टी हो गई यहाँ से और हम लोग यहाँ से कोरोना से हम लोग को जीत के जा रहे हैं यहाँ से। और बस यहाँ ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टर्स तो सारे यहाँ के अच्छे, सबने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया, सब ध्यान रखा, बार बार आकर पूछा। अब सब घर में रहो, बस यही ध्यान रखो अपना। कोरोना की कोई भी लक्षण सिम्टम अपने आप में पाए जाए, आपको लगा ऐसे लगे तो आप डरिए नहीं, आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं अच्छे से और स्वच्छ रहें, साफ रहें। बढ़ते इसी सच्चाई के सेंसेक्स में आज किस दावे की पड़ताल है वो हम आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पर पेंशन की कटौती वाला दावा सुर्खियां बना हुआ है। बहुत संभव है कि इस दावे वाला पोस्ट फेसबुक पे आपने देखा हो, व्हाट्सएप में आपके साथ शेयर किया गया हो। दावा है कि सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए पेंशन धारकों की 30% पेंशन अपने आप काट लेगी। लेकिन ये सच है या नहीं, ये आपको हमारी इस रिपोर्ट पे पता चलेगा। सच्चाई के सेंसेक्स में हमने इस दावे की पड़ताल की है। एबीपी न्यूज की वेबसाइट और ऐप से आप इसका लिंक शेयर भी कर सकते हैं। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिस्से चक्कर काट रहे हैं। इस चर्चा का हिस्सा भी वो बने हुए हैं जिन्हें पेंशन मिलती है और वो भी जिनके पास पेंशन की सुविधा नहीं है। कुल मिलाकर पूरा हिंदुस्तान पेंशन कटौती पर माथा पच्ची कर रहा है। दरअसल एक वेबसाइट पर एक खबर छपी कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अगले 2 साल तक सांसदों के सांसद निधि फंड सस्पेंड करने के बाद सरकार पेंशन में 30% कटौती के फैसले पर गंभीर रूप से विचार कर रही है। बस यही इस दावे को हवा मिली। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार 65 लाख से ज्यादा लोगों को पेंशन देती है। सिविल पेंशन धारकों की संख्या 10,40,256, डिफेंस पेंशन धारकों की संख्या 32,35,730 है। पोस्टल पेंशन धारक करीब 3,28,818 है। रेलवे पेंशन धारकों की संख्या 15,73,665 और टेलीकॉम पेंशन धारक 3,58,000 है। एबीपी न्यूज ने इस दावे की पड़ताल की। हमें सबसे पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान मिला, जिन्होंने इस दावे को पूरी तरह खारिज किया। कहा जा रहा है कि सरकार पेंशनर्स की पेंशन में कटौती करेगी कोरोना के फंड के लिए, और 30%, उन्होंने तो आंकड़ा भी दे दिया। कमाल का उनकी कल्पना है कि कहा कि 30% कटौती होगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, काफ़ी समय से, पिछले 1 सप्ताह से आज फिर आपके माध्यम से ये कहने का प्रयास करेंगे। सरकार की ओर से, पेंशन विभाग की ओर से, पर्सोनल मंत्रालय की ओर से कभी भी किसी प्रकार से भी इस विषय की ना चर्चा की गई है, ना ये कहीं ध्यान में आया है, ना ही कंसिडरेशन में आया है। जितेंद्र सिंह ने उस दूसरे दावे को भी खारिज किया जिसमें कहा जाता है कि जिनकी उम्र 80 साल हो चुकी है उनकी पूरी पेंशन काट दी जाएगी। दूसरी एक और बात कही जा रही है कि साहब, और मुझे वो सुनकर के बहुत ठेस भी पहुंची कि साहब जो 80 वर्ष से ऊपर के पेंशन वाले सज्जन हैं उनकी पेंशन बिल्कुल बंद कर दी जाएगी और कोरोना फंड में डाल दी जाएगी। अरे कहीं कोई समझ सकता है, कोई मान सकता है कि मोदी जी के होते ये सरकार इतनी गैर संवेदनशीलता के साथ काम लेगी कि हम समझेंगे कि 80 वर्ष से ऊपर की आयु के जो पेंशन हैं उनको पेंशन की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे लगता है कि इसके पीछे या तो कोई शरारत है या कोई नासमझी है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन सरासर ये बात निंदनीय भी है। इसका स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि मोदी सरकार पेंशन धारकों का खास ख्याल रख रही है। लॉकडाउन के बीच भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पेंशन खातों में पहुंच जाए। वहीं अगर किसी को आवाजाही में कोई दिक्कत है तो लोगों को घर तक पेंशन पहुंचाने की भी सुविधा दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी ट्वीट करके पेंशन में कटौती वाले दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसीलिए हमारी पड़ताल में 30% पेंशन कटौती वाला दावा झूठा और निराधार है। देखा आपने, इसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी करना। अब
सच्चाई के सेंसेक्स में एक और सच से पर्दा उठाते हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एसी चलाने से कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, गर्मी का मौसम आ गया है, कई सारे घरों में एसी चलाने की बात हो रही है। ऐसे में एसी चलाने से कोरोना संक्रमण फैलने की बात हैरान करने के साथ ही चिंता बढ़ाने वाली भी है, क्योंकि देश में काफी लोग लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में कैद हैं। और घरों में कैद है। इसके बाद अब जब ये अफवाह अगर फैल गई है, अगर ये दावा किया जा रहा है कि एसी से कोरोना हो सकता है, तो लोगों की दिक्कत बढ़ेगी। अब गर्मी के मौसम में लोग एसी इस्तेमाल तो करेंगे, तो क्या इससे कोरोना वायरस फैलेगा? जवाब के लिए देखिए सच्चाई के सेंसेक्स की ये पड़ताल। सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि घरों में गर्मी से बचने के लिए लगाए गए एसी को चलाने से कोरोना वायरस फैलता है। ऐसे में सवाल है कि एसी से कोरोना वायरस कैसे फैल सकता है? एसी से कोरोना वायरस फैलने का कनेक्शन क्या है? क्या सच में एसी से कोरोना फैल सकता है या फिर सिर्फ ये एक अफवाह है? एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस दावे की पड़ताल के लिए सीधे पहुंचे फेलिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर डीके गुप्ता के पास। सुनिए एसी से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के सवाल पर डॉक्टर डीके गुप्ता ने क्या बताया। जो कोरोना वायरस है उसको अगर अच्छी ग्रो करना है तो उसको जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है, और ऐसे ह्यूमिडिटी जो है वो 45 से 50% होनी चाहिए। तो अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो स्प्लिट एसी हो चाहे विंडो एसी हो, तो उसकी इनडायरेक्टली वो उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो जहां सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है वहां पे खास करके अगर कोई संक्रमण वाला व्यक्ति जाता है और वहां पे खांसता छींकता है तो उससे क्या होगा, वो जो वहां की एयर हैंडलिंग यूनिट है वो उस एयर को सक कर लेंगी और वो संक्रमण जो है पूरे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की जो डक्ट है उसमें चला जाएगा और वो वहां से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में हमें थोड़ा ध्यान रखना है, वहां पे ऐसे लोगों को नहीं लाना है जो कोरोना सस्पेक्ट हैं या कोरोना संक्रमित हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता ने हमें एसी से कोरोना फैलने का जो संबंध बताया वो वाकई काफी रोचक था। अब सवाल ये है कि क्या कोरोना का जो संबंध विंडो एसी, स्प्लिट एसी और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग एसी से है, वही संबंध गाड़ियों में लगे एसी से भी है? सुनिए हमारे इस सवाल पर डॉक्टर डीके गुप्ता ने क्या कहा। जैसे गाड़ी के अंदर आप जाते हो तो गाड़ी में एसी से संक्रमण नहीं फैलेगा। अगर गाड़ी के अंदर आप बैठे वहां पे आपने गाड़ी को इन्फेक्ट कर दिया, आपने गाड़ी को संक्रमित कर दिया, उसके स्टीयरिंग को संक्रमित कर दिया, उसकी सीट को कर दिया, उसके किसी और चीज को कर दिया और वहां पे आप एसी चला रहे हो, तो नॉर्मली क्या होगा, गाड़ी धूप में खड़ी होती है तो क्या होगा, अगले 6 घंटे 8 घंटे में अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा गाड़ी के अंदर तो वो कोरोना जो वायरस है वहां पे खत्म हो जाएगा। हमारी पड़ताल में डॉक्टर डीके गुप्ता ने एसी से कोरोना फैलने की जो जानकारी हमसे साझा की वो चौंकाने वाली तो है ही, साथ ही जनता को जागरूक करने वाली भी है। हमारी पड़ताल में जानकारों की राय के मुताबिक अगर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के संपर्क में कोई कोरोना संक्रमित आता है तो एसी के जरिए कोरोना वायरस फैल सकता है। चलिए एक और दावा आपके सामने रखते हैं और उसकी पड़ताल में क्या सामने आया है ये भी आप जान लीजिए। एबीपी न्यूज की वेबसाइट और ऐप पे जाकर एक और सच आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सड़क पर लंबी लंबी लाइन दिखाती है विकास। तो देखिए ये लंबी लाइनें किस बात की हैं ये हम आपको बताते हैं। गाड़ी के भीतर से बनाए गए इस वीडियो में गाड़ी काफी देर तक चलती है और लाइन भी लगातार दिखती रहती है। दावा है कि ये शराब खरीदने के लिए लगी बहुत लंबी लाइन है। क्या वाकई इस वीडियो में सच्चाई है? क्या वाकई कई किलोमीटर लंबी लाइन शराब को लेकर उठाई गई है? सवाल उठता है कि जब लॉकडाउन में सब कुछ बंद है तो लाइन लगी कहां, शराब मिल कहां रही है और प्रशासन कहां है जो सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने वालों की इस लाइन को हटा नहीं रहा? हमारी पड़ताल में हमने क्या पाया, देखिए, समझिए और सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। देश में लॉकडाउन के बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में लोग लाइन में दिख रहे हैं, किसी के मुंह में मास्क है, किसी के कंधे पर बैग तो कोई हेलमेट लगाकर खड़ा है।
इस वीडियो में हमें एक गाड़ी का साइड मिरर भी दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि वीडियो किसी गाड़ी के अंदर से शूट किया गया है। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, लोगों की लंबी लाइन दिखती जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो लॉकडाउन के दौरान का है। वीडियो में दिख रहे लोग शराब खरीदने के लिए खड़े हैं। लॉकडाउन के बीच शराब की दुकान खुली है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की हमने पड़ताल शुरू की। वीडियो शुरुआत से देखने पर हमें एक मेडिकल एजेंसी का बड़ा सा गेट दिखा, जिस पर लिखा हुआ था डॉक्टर BC रॉय PG IPS। वीडियो थोड़ा आगे बढ़ाने पर हमें गेट के बगल में ही बिजली के खंबे पर एक बोर्ड लगा हुआ दिखा, जिस पर बंगाली में कुछ लिखा है। हमने पड़ताल के लिए वीडियो को एक बार फिर से प्ले किया। वीडियो आगे देखने पर हमें एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी दिखी। गाड़ी के पास 2 लोग हाथ में डंडा लिए खड़े दिखाई दिए। लाल रंग की इसी गाड़ी के पास ही एक शराब की दुकान भी दिखाई दी, जिसके बोर्ड पर लिखा था रॉयल स्टैग। वीडियो पर मिल रहे संकेतों के आधार पर वीडियो जांच के लिए कोलकाता भेजा गया। वायरल वीडियो को ध्यान से देखने के बाद हमारे संवाददाता सौमित सेन गुप्ता अनवर शाह रोड पहुंचे। संवाददाता सौमित सेन को पता चला कि यह वीडियो बंगाल के नरकेल डांगा मेन रोड का है। इसलिए दावे की सच्चाई जानने के लिए संवाददाता सौमित सेन गुप्ता नरकेल डांगा मेन रोड पहुंच गए। हमारी पड़ताल में हमें जो दिखा वो अब आप भी देखिए। हमारी पड़ताल में हमें बिल्कुल वैसा ही गेट दिखाई दिया जैसे वायरल वीडियो में दिख रहा है। गेट पर हूबहू वही शब्द लिखे हुए थे जो वायरल वीडियो में थे, डॉक्टर BC रॉय PG IPS। वायरल वीडियो में दिख रहा ठीक वैसा ही गेट देखने के बाद संवाददाता सौमित सेन गुप्ता आगे बढ़े तो सड़क पर लगे खंबे और उन पर लगे बोर्ड और वैसी ही दुकानें भी दिखने लगी जैसी कि वायरल वीडियो में दिखी, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर वायरल और जांच के वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए सबसे अहम जगह। वायरल वीडियो में जिस दुकान का एक हिस्सा दिख रहा है वो पूरी की पूरी दुकान हमारे जांच के वीडियो में आप देख सकते हैं। वायरल वीडियो में रॉयल स्टैग लिखा छोटा हिस्सा और जांच के वीडियो में पूरा चेहरा। वायरल वीडियो में दुकान के सामने लोग दिख रहे हैं, जबकि जांच के वीडियो में दुकान बंद है और सामने चारपाई रखी है। अब ABP न्यूज संवाददाता सौमित सेन गुप्ता ये पता करने के लिए आगे बढ़े कि वायरल वीडियो वाली भीड़ कहां गई। जब दुकान बंद है तो वायरल वीडियो में लोग कैसे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वायरल वीडियो लॉकडाउन के वक्त का न हो, उससे पहले का हो? हमारी पड़ताल में हमें स्थानीय निवासी मुकेश पोद्दार मिले। संवाददाता सौमित सेन गुप्ता ने मुकेश पोद्दार से वायरल वीडियो के बारे में सवाल किया। परसों खुला था तो बहुत ज्यादा भीड़ हो गया था, फिर पुलिस आया तो फिर सब इधर उधर चला गया। और एक्चुअली कल भी एक बार ऐसे र्यूमर हुआ था कि खुलेगा, तो बहुत आदमी आ गया था, लेकिन खुला नहीं। लेकिन फिर पुलिस आया तो फिर सब चला गया। मुकेश पोद्दार ने हमें बताया कि 15 अप्रैल को दुकान कुछ समय के लिए खुली थी, तभी लोगों की ये भीड़ लग गई थी। नारकेलडांगा मेन रोड में ये शराब का दुकान खुला है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही आसपास से सैकड़ों लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए और जैसे ही पुलिस को खबर मिला, पुलिस भी आके तुरंत कार्रवाई की। हमारी पड़ताल में लॉकडाउन के दौरान शराब के लिए लंबी लाइन का वीडियो और दावा दोनों ही सच साबित हुए हैं। सच्चाई के सेंसेक्स में हम सच और झूठ के दावों की पड़ताल कर रहे हैं। अगले दावे की पड़ताल कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय रेलवे को लेकर एक दावा किया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ने के बाद भारतीय रेल ने 39 लाख टिकट कैंसिल कर दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास। बकायदा ये दावा तो मेरे पास भी व्हाट्सएप के जरिए आया, इसलिए हमने चाहा कि इस पूरी पोस्ट को, इस पूरी वायरल वीडियो को, खबर को तफसील से समझा जाए। इस तस्वीर के जरिए एक नहीं बल्कि कई मैसेज शेयर किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि रेलवे AC और नॉन AC के टिकट कैंसिल करने के लिए कन्वीनियंस चार्ज काट रहा है। लेकिन ये सच है या नहीं, इसकी पड़ताल हमने की सच्चाई का सेंसेक्स में। इस वायरल मैसेज के जरिए एक राय बनाने की भी कोशिश की जा रही है। क्या है भारतीय रेलवे पर किए जा रहे इस दावे की सच्चाई? हमारी ये रिपोर्ट देखिए और इसे साझा जरूर कीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर में एक रेलवे प्लेटफॉर्म बना हुआ है। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेशन के नाम का बोर्ड लगा है, नाम लिखा है शिमला।
ट्रेन की पटरियों की भी तस्वीर है और ट्रेन आती हुई भी दिखाई दे रही है। इस तस्वीर की खास बात यह है कि इसके साथ कुछ मैसेज शेयर किए गए हैं और एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। वायरल तस्वीर में 3 मैसेज दिए हुए हैं जिनमें कहा गया है कि 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद 39 लाख टिकट कैंसिल हुए हैं। IRCTC प्रत्येक टिकट कैंसिल करने पर एसी क्लास के लिए 30 रुपए और नॉन एसी क्लास के लिए 15 रुपए कन्वीनियंस चार्ज काट रही है। इसके अलावा IRCTC कन्वीनियंस चार्ज के अलावा पेमेंट गेटवे चार्ज भी काटेगी। इसके बाद तस्वीर के सबसे नीचे एक राय बनाने की कोशिश की गई है जिसमें लिखा है कि कैंसिलेशन के लिए चार्ज करना गलत है क्योंकि कैंसिलेशन यात्रियों की मर्जी से नहीं हुआ। वायरल तस्वीर में किए गए दावों के बाद सवाल है, क्या IRCTC ग्राहकों से ज्यादा पैसे ले रही है? क्या IRCTC टिकट बुकिंग पर अपने नियमों के खिलाफ जा रही है? सोशल मीडिया पर वायरल इस दावे की पड़ताल के लिए हम सीधा IRCTC के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह के पास पहुंचे। सुनिए पहले दावे पर IRCTC यानी रेलवे के लिए टिकट बुकिंग का जिम्मा लेने वाली संस्था के प्रवक्ता ने क्या कहा। 32 लाख जो टिकट्स हैं वो कस्टमर्स ने पहले ही कैंसिल कर दिए थे, तो बाकी जो बचे हैं वो ऑटोमेटिक कैंसिल हुए। जो कस्टमर्स ने कैंसिल किए थे उसका रिफंड भी हमने दिया है, पूरा रिफंड, क्योंकि वहाँ से रेलवे से पहले पार्ट रिफंड आया था, बाद में पूरा रिफंड आया, तो हमने उसको पूरा रिफंड किया होगा। हमने IRCTC के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह से तस्वीर के दूसरे हिस्से पर किए गए दावे पर भी सवाल पूछा जिसमें कहा गया है कि IRCTC प्रत्येक टिकट कैंसिल करने पर एसी क्लास के लिए 30 रुपए और नॉन एसी क्लास के लिए 15 रुपए कन्वीनियंस चार्ज काट रही है। इसके अलावा IRCTC पेमेंट गेटवे चार्ज भी काटेगी। हमारे वेबसाइट पे काफी सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे आप विदाउट एनी ट्रांजेक्शन चार्जेस आप पेमेंट इसका कर सकते हैं, जैसे UPI के थ्रू आप करते हैं और रुपे कार्ड यूज़ करते हैं या IRCTC SBI का को ब्रांडेड कार्ड यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं होती। तो बेसिकली अगर आपका टिकट बुक हो गया तो ये सर्विस आपको मिल जाती है। और अगर आपका कोई टिकट नहीं बुक होता, ट्रांजेक्शन चार्जेस सारे चार्जेस पे करने के बाद ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता, तो आपका जो पूरा पैसा है वो वापस होता है, उसमें कन्वीनियंस फी भी हम लोग चार्ज नहीं करते। IRCTC के प्रवक्ता का साफ कहना है कि न तो भारतीय रेलवे टिकट पर कोई गैर जरूरी चार्ज लगा रहा है और न ही टिकट कैंसिल होने पर कोई चार्ज काट रहा है, बल्कि टिकट कैंसिल होने पर ग्राहकों को पूरा पैसा रिफंड किया जा रहा है। अब बात वायरल तस्वीर के उस तीसरे हिस्से की जहां कोई दावा नहीं बल्कि एक राय बनाने की कोशिश की गई है। कैंसिलेशन के लिए चार्ज करना गलत है क्योंकि कैंसिलेशन यात्रियों की मर्जी से नहीं हुआ। ये भ्रम दूर करने के लिए हम आपको एक बार फिर IRCTC के प्रवक्ता का बयान सुनाते हैं। 32 लाख जो टिकट्स हैं वो कस्टमर्स ने पहले ही कैंसिल कर दिए थे, तो बाकी जो बचे हैं वो ऑटोमेटिक कैंसिल हुए। जो कस्टमर्स ने कैंसिल किए थे उसका रिफंड भी हमने दिया है, पूरा रिफंड, क्योंकि वहाँ से रेलवे से पहले पार्ट रिफंड आया था, बाद में पूरा रिफंड आया, तो हमने उसको पूरा रिफंड किया होगा। हमारी पड़ताल में वायरल तस्वीर के पहले हिस्से में 39 लाख टिकट कैंसिल होने का दावा सच साबित हुआ, लेकिन कन्वीनियंस चार्ज और पेमेंट गेटवे चार्ज के नाम पर पैसा काटने का दावा झूठा निकला है और कटौती से रेलवे के मुनाफे की बात भी झूठी बताई गई। बड़ी खबर आ रही है, जान लीजिए बड़ी खबर। देश में कोरोना मरीजों की तादाद 17,000 के पार हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना के कुल 17,265 आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 543 लोगों की जान भी जा चुकी है। 2,500 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, 17,000 के पार पहुंच गया कोरोना मरीज का आंकड़ा। 543 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 2546 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 17,000 के पार पहुंच गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का देश भर का आंकड़ा। और अब दिखाते हैं आपको वो खबरें जो बड़ी खबरों के पीछे कहीं छूट जाती है, यानी एंकर्स चॉइस। लॉकडाउन में गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के तहत दी गई रियायतें आज से लागू होंगी।
राज्य सरकार अलग अलग इलाकों में कोरोना की स्थितियों का खुद जायजा लेने के बाद राय देने पर फैसला ले सकती है। लॉकडाउन में देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गांव भेजने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। वकील प्रशांत भूषण ने मजदूरों के मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए याचिका दायर की है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन। एक राज्य में दूसरे राज्य में नहीं जा सकते हैं मजदूर। लॉकडाउन के दूसरे चरण में राज्य सरकार जिन उद्योगों को राहत देगी उनमें प्रवासी मजदूरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना काल में देश में सबसे बड़े अस्पताल एम्स के गैर कोरोना मरीज आज से अपने डॉक्टर्स से वक्त मांगकर टेलीफोन के जरिए मेडिकल सलाह ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आज से ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामान की बिक्री की इजाजत को सरकार ने वापस ले लिया है। पहले सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल, रेफ्रिजरेटर और रेडीमेड गारमेंट बेचने की इजाजत दी थी। मोदी सरकार से आर्थिक पैकेज के लिए पंजाब कांग्रेस लगाएगी जयकारा। शाम 6 बजे लोग जो बोले सो निहाल, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, हालेलुया जैसे नारे लगाएंगे। लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र के हजूर साहिब में फंसे तीर्थयात्री जल्द ही पंजाब लौटेंगे। सांसद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हरसिमरत ने कहा कि उन्होंने इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से बात की है। महाराष्ट्र में उद्योगों को रियायत देने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में उद्योगों को नियंत्रित तरीके से कामकाज बहाल करने की इजाजत दी जाएगी। तबलीगी जमात का हवाला देते हुए एक विशेष धर्म से जुड़े लोगों का इलाज न करने का विज्ञापन देने वाले मेरठ के अस्पताल ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के बाद पूजा के लिए बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी को हेलीकॉप्टर से पहुंचाने की मांग तेज हुई। उत्तराखंड सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूजा करने की बात कही थी, जिस पर संतों ने आपत्ति जताई। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले में मुख्य आरोपी मौलाना साद ने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के लिए नया संदेश जारी किया है। कहा, कोरोना का इलाज जरूरी, कोरोना से निपटने के लिए सरकार का सहयोग करें। एमपी के जूनी इंदौर के थाना प्रभारी की 2 बार कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल में निधन हो गया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले थे थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी। पुलिस महकमे ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी अंतिम विदाई। महाराष्ट्र के नासिक में लॉकडाउन की वजह से खेत में फसल बर्बाद हो रही है। खेत में फसल काटने के लिए मजदूर मिल ही नहीं रहे। तो अब की एक बड़ी खबर जान लीजिए। इंदौर में टाटपट्टी इलाके में 1 अप्रैल को डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने के आरोपी जावेद को आज सुबह नरसिंहपुर जिले की सीमा से फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, हम आपको बता दें कि टाटपट्टी इलाका वही है जहां पर डॉक्टर और नर्सों पर हमला किया था। हमला करने वालों में जावेद भी शामिल था। जावेद बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसको जबलपुर मेडिकल कॉलेज में रखा गया था, जहां से वो कल फरार हो गया था। आज उसको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें आपको, फरार होने के बाद जबलपुर प्रशासन में हड़कंप था। यहां तक कि उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम था। हमारे साथ नरसिंहपुर के डीएम जुड़ चुके हैं, उनसे आप बात करेंगे हम। डीएम साहब, आखिरकार जावेद पकड़ा गया है, कब ये धरपकड़ हुई और इन दिनों कहां-कहां इन्फेक्शन फैला होगा जावेद के जरिए, इस बारे में कोई जानकारी है क्या? हाँ, जावेद अभी सुबह करीब 7:30 नरसिंहपुर रायसेन जिले की जो सीमा है उस पर मदनपुर चेक पोस्ट है हमारा, उस मदनपुर चेक पोस्ट पर उसको पकड़ा है। उससे जो अभी प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें उसने ये बताया है कि वो एक आयशर गाड़ी में बैठ के हाईवे से निकला था और तेंदुखेड़ा के पास उसने कोई मोटरसाइकिल उठाई किसी व्यक्ति की और मोटरसाइकिल से निकलने का प्रयास कर रहा था। अभी उससे पूछताछ चल रही है, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी खंगाली जाएगी और जो लोग भी फिर सस्पेक्टेड होंगे उनके बारे में यथोचित कार्रवाई करेंगे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो देखिए, अब बड़ी चुनौती ये है प्रशासन के सामने कि ये पता लगाएं कि जावेद किन किन इलाकों में गया, किन किन लोगों के संपर्क में आया। चूंकि हमला तो इन्होंने किया ही किया, लेकिन खतरे की बात यहाँ पर है कि जावेद कोरोना पॉजिटिव है और इलाज के दौरान अस्पताल से भागा, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं। बिल्कुल, देखिए इतने सारे सवाल हैं। अब सबसे बड़ी समस्या प्रशासन के लिए है कि जितनी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इस दौरान उसने की है, उनको पकड़ना बहुत जरूरी हो गया। अब कई लोग तो ऐसे होंगे जो कि खुद जावेद नहीं बता पाएगा कि वो उसके कांटेक्ट में आए थे। बढ़ते हैं हमारे उस सेगमेंट की तरफ जिसका आपको इंतजार है। लॉकडाउन में सक्षम लोग तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन असक्षम लोग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन गरीबों की, उन मजदूरों की जिनको आपने पलायन करते पिछले कुछ दिनों देखा होगा। गरीबों और मजदूरों के लिए लॉकडाउन एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तो जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आप जरूर देखिए। कहानी जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ ऐसे ही मजदूर परिवारों की है। हम भूखे प्यासे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इधर कोई भी बात की सुविधा नहीं है हमको, गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं। ये दर्द है मुंबई के विरार हाईवे के किनारे रह रहे उन मजदूर परिवारों का जिनको लॉकडाउन में 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं है। इस समय हम विरार फाटा हाईवे पर मौजूद हैं और इसी से सटकर यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती बनाई गई है। ये सभी रहने वाले लोग जो हैं ये गुजरात के नौसारी जिले से ताल्लुक रखते हैं और ये मुंबई में कुछ महीने पहले काम की तलाश के लिए आए थे। ये मजदूर लॉकडाउन से पहले तेल मालिश का काम करके जी रहे थे। अब भूख और बीमारी से मौत का डर सता रहा है। मालिश वालिश का काम करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आने के बाद में ये देखो ये बीमारी का हिसाब चालू हो गया। बहुत दिन से पड़े थे हम लोग, अपना गुजारा कर रहे थे। मेरे को पथरी का तकलीफ है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। ऑपरेशन के लिए बोला, दवाई गोली के लिए एक पैसा नहीं है, दवा गोली देखो खाली है। हमको राशन पानी दो, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जा रहे हैं, हमको कोई चीज की सुविधा नहीं है। इधर ये जंगल एरिया है पूरा, खाली पानी पी के इंसान नहीं जी सकता है, उनको खाना पानी सब लगता है। लॉकडाउन के नियमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसी स्थितियां हैं जहां आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति में लोग फंसे हुए हैं। हमको ये सब चीज की सुविधा देंगे तो हम अपने घर में बैठेंगे, नहीं तो हम ये सब रसूल तोड़ देंगे, ये नहीं मानेंगे। फिर हम खाने के लिए बोलते हैं कि लॉकडाउन में घर पे रहो, हमको अच्छा लगा, हमको मिलेगा खाने को, हम और ज्यादा दिन तक लॉकडाउन में रहेंगे, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। जब मिलेगा ही नहीं तो रोड पे जाना पड़ेगा, खाने के लिए मारामारी करनी पड़ेगी। शिकायतें कई हैं, सवाल कई हैं, लेकिन दिलासा और राहत नहीं मिलती नजर आ रही। कैमरा पर्सन उत्तम कटियार के साथ रीनू चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई। अब वक्त हो गया है मन का विश्वास कमजोर होना। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम लॉकडाउन को लेकर आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन के सवालों का हल तलाशते हैं। लेकिन आज बात होगी आर्थिक असुरक्षा की। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच घरों में बंद लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि कहीं रोजगार पर खतरा न पैदा हो जाए। जी हाँ, आर्थिक असुरक्षा की बात करें तो आपको बता दें कि आर्थिक असुरक्षा की भावना जन्म देती है आर्थिक तनाव को। यह आर्थिक तनाव आपके शरीर में कई तरह की नेगेटिविटी को जन्म देता है। देखिए, जब नकारात्मकता बढ़ती है ना तो आपके अंदर हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी इस खास पेशकश में का मकसद ही है कि आपकी चिंता और डर को दूर किया जाए। हमेशा की तरह हमारा एक्सपर्ट पैनल आपको बताएगा समाधान, ताकि आपके मन का विश्वास बिल्कुल कमजोर ना हो। क्या आप कोरोना लॉकडाउन में सो नहीं पाते या ज्यादा सोने लगे हैं? पाचन तंत्र कमजोर हो गया है, अचानक से वजन बढ़ या घट रहा है, मन उदास रहता है, तनाव बढ़ रहा है, चिंता में डूबे रहते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, परिवार के लोगों से झगड़े होते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, असहाय महसूस करते हैं, एकाग्रता की कमी आ रही है, आत्महत्या के विचार मन में आते हैं। लॉकडाउन में अगर हमारे भीतर इस तरह के बदलाव आ रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आप आर्थिक तनाव के शिकार हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आप आर्थिक तनाव के शिकार क्यों हो रहे हैं? क्या इसका कोई समाधान है?
आपके सवाल का जवाब देंगे ये 3 एक्सपर्ट। एबीपी न्यूज के विशेष संवाददाता इंद्रजीत राय, मनोवैज्ञानिक मनीषा सिंघल और न्यूरोलॉजिस्ट नवदीप कुमार। सबसे पहले एबीपी न्यूज के संवाददाता इंद्रजीत राय से जानिए, लॉकडाउन में आपके मन में आर्थिक तनाव की वजह क्या है। बहुत सारी जो रेवेन्यू आपको इस सोसाइटी से आ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक सीमित वक्त के लिए ब्रेक लगा है। इस ब्रेक को सीमित वक्त का न मान के ब्रेन इस तरह की चीजें सोचना शुरू कर देता है कि अब ये परिस्थिति हमेशा बनी रहेगी। तो इकोनॉमिक स्ट्रेस जो है वो लोगों के दिमाग में आ सकता है। आर्थिक तनाव की वजह तो आपने समझ ली, अब डॉक्टर मनीषा सिंघल से समझिए इस समस्या का मनोवैज्ञानिक समाधान। So this is all here कि आप किस तरह से आप क्या सोचते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जैसे 6 लिखा हुआ है, तो अगर 6 नंबर यहाँ लिखा है तो आपको उधर से 9 दिख रहा है, मुझे यहाँ से 6 दिख रहा है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज को किस तरह से देखना चाहते हैं। हम प्रेजेंट में रहें, वी शुड एंजॉय द प्रेजेंट, द मोमेंट। आर्थिक तनाव आपके दिमाग में घर कर लेता है, मतलब दिमाग से इस तनाव को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। कैसे, ये बता रहे हैं डॉक्टर नवदीप कुमार। ऐसे स्ट्रेस नहीं लीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके सोशल सर्कल हैं, उन पे आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को शेयर करने से भी इनसिक्योरिटीज़ कम होती हैं। सो जो भी आपके नियर एंड डियर्स हैं, आप उनसे पर्सनली जाके नहीं मिल सकते हैं, बट आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वैसे उनसे बात कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी आपको रिलीफ मिलता है। यानी लॉकडाउन में आर्थिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो लॉकडाउन को एक छोटा ब्रेक समझें, दिमाग को स्थिर रखें, मन को शांत रखें, दोस्तों करीबियों से बात करें, वर्तमान का आनंद उठाएं, नकारात्मक सोच से दूर रहें। आपको बता दें कि इस वक्त आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर निर्मल गांगुली हमारे साथ नमस्ते भारत पे लाइव जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत तरह के सवाल हैं, पूरी फेहरिस्त हमने तैयार कर रखी है, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है वो ये कि कोरोना की दवाई कब बनेगी। एक्चुअली कोरोना की दवाई एक बड़ी अभी सक्सेसफुल हुई है। आपको पता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का जो कॉम्बिनेशन है वो जिंक के साथ या जिंक के अलावा अभी इटली में 3-4 ट्रायल्स हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे ट्रायल्स हैं, और उनका रिज़ल्ट आ गया है। उसके रिज़ल्ट में ये है कि अगर इसको शुरू में दिया जाए तो करीब 92% लोगों में 5 से 7 दिन में वायरस जो है वो गायब हो जाता है। इन्होंने कल्चर भी किए हैं और RT-PCR भी किया है, दोनों से ये साबित किया है। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब कोरोना से कोई आदमी पीड़ित होता है तो ये वायरस कभी कभी 20 दिन रहता है, कभी कभी 37 दिन रहता है। तो भारत सरकार ने ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का ट्रीटमेंट अप्रूव किया है इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो मेरे ख्याल से इसमें लोगों को फ़ायदा होगा। सिर्फ 4.2% लोग थे उस ट्रायल में जो कि सीवियर उसमें गए वेंटिलेटर्स में। तो ये अगर शुरू में ही दिया जाए, जितनी अर्ली हो सके दिया जाए, उसका फ़ायदा होता है। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि कभी कभी जो हार्ट डिजीज़ के मरीज़ होते हैं उनमें एरिथमिया होता है और उनमें मरने का डर होता है। जो हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं उनमें तो कभी कभी प्रॉब्लम होती है, या जिनमें आँख के मरीज़ होते हैं जिनमें रेटिना की बीमारी होती है। लेकिन इस ट्रायल में जो डोजेज यूज़ हुई हैं उसमें कोई ऐसी सीवियर मैनिफेस्टेशन नहीं हुई है। दूसरी एक दवाई आई है जिसको रेमडेसिविर कहते हैं, इसके भी ट्रायल चल रहे हैं, बट एक न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन में आया हुआ है कि 52% लोगों को जो रेमडेसिविर ले रहे थे उनको फ़ायदा होता है। तो इस तरह से कई दवाइयाँ अभी चल रही हैं। जैसे कुछ एक और दवाई है जो कि उसमें यूज़ होती है आइवरमेक्टिन, जो हमारे फाइलेरिया प्रोग्राम में यूज़ होती है। इसका अभी कोई बड़े ट्रायल का
वो नहीं आया, लेकिन टेस्ट ट्यूब में देखा गया है कि आइवरमेक्टिन जो कि हमारे यहाँ पर एक्सीलेटेड फाइलेरिया निदान के लिए मासेस को दिया जा रहा था, वो भी इसमें काम करती है। जी, तो डॉक्टर निर्मल, कुल मिला के 2 दवाइयाँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और रेमडेसिविर जो आप बता रहे हैं कि ये दवाइयाँ ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही हैं। मेरा सवाल ये है कि अभी जो मामले भारत में सामने आ रहे हैं, कभी कभार ऐसा देखकर लगता है कि हम लोग स्टेज 3 में चले गए हैं, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड कई इलाकों में देखा जा रहा है। अब ये बीमारी जो है फर्स्ट इन्फेक्टेड से लेकर उसके परिवार और मोहल्ले तक फैलना शुरू हो गई है। आपको लग रहा है कि हम स्टेज 3 में पहुंच चुके हैं, या ये बहुत ही लोकलाइज्ड है संक्रमण अभी कुछ इलाकों में? एक्चुअली अगर आप देखें तो अभी एक कैलिफोर्निया से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है, उसमें 1000 लोग अगर इन्फेक्टेड हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, 80,000 लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड पाए गए हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट में। तो ये इसका डायमेंशन है। इंडिया में कई समय पर कई लोगों को बहुत माइल्ड वो होता है, जो कि एक जुकाम जैसा सिम्टम होता है, उनको ये पता ही नहीं चलता कि उनको आगे बढ़ना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। और इसलिए अगर आप देखो, एक आदमी जो बीमार होता है उसके चारों तरफ ढेर सारे लोग इन्फेक्टेड होते हैं। ये जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं, यह प्रूव हो गया है कि ये वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक और कहते हैं कि जैसे एक तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, एक प्री सिम्प्टोमेटिक कैटेगरी के भी लोग होते हैं, जो अभी जिनमें सिम्टम नहीं आया है, लेकिन 3-4 दिन पहले से बहुत वायरस को बिखेरते हैं अपने चारों तरफ। सो इसलिए हमें ग्रेजुअली हमको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कोरिया में किया है जिन्होंने, जैसे ताइवान में किया है, सिंगापुर में किया है, जर्मनी में किया है। करीब इन लोगों ने पूरे देश ही में सारे लोगों की टेस्ट की है। वो हम आप टेस्ट की बात कर रहे हैं, कोई कारण अगर आपने टेस्ट की बात की तो इसी को लेकर मेरा अगला सवाल है, और सवाल ये कि फिर आप भविष्य में भारत को किस स्टेज में देखते हैं, किस तस्वीर में देखते हैं? क्योंकि अगर हम टेस्ट की बात करें तो हम तो बहुत ही पीछे हैं, 4.5 लाख टेस्ट भी हम ऑल ओवर इंडिया नहीं कर पाए हैं। तो क्या भविष्य आप देखते हैं? और भारत में टेस्टिंग को लेकर जो कम टेस्ट हो रहे हैं उसकी जो रफ्तार है, इस पर आपको क्या लगता है, पर्याप्त है? एक्चुअली भारत को इसमें ब्लेम नहीं किया जा सकता। जो मेन टूल है टेस्टिंग का वो है कि जो सीरोलॉजिक टेस्ट है। सो सीरोलॉजिक टेस्ट जो है वो 2 समय पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक समय पर जब महामारी की शुरुआत होती है, एक समय पर जब महामारी नीचे की तरफ जाता है। जब महामारी जोर पकड़ता है, जब तूल में है, उस वक़्त टेस्टिंग इतना कामयाब नहीं होता, क्योंकि उस वक़्त आप ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को मैनेज करके ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे यहाँ पर अब भारत सरकार ने टेस्ट इंपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं। अब सारे पास, हमारे जैसे आसपास दिल्ली वगैरह में सीरोलॉजिक किट्स आ गए हुए हैं। सीरोलॉजिक किट्स में प्रोडक्शन में दुनिया भर में बड़ी कमी है। सारे देश एक ही चीज़ को खरीदने की कोशिश करते हैं, बट भारत सरकार के पास अब काफ़ी, मैं भारत सरकार के तरफ से कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, लेकिन जो मेरे पास खबर है कि वो काफ़ी तादाद में इसको इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी सप्लाई आ भी चुकी है। जी सर, जब WHO को आप सुनेंगे तो वो कहते हैं कि टेस्ट टेस्ट टेस्ट। अभी हमारे पास क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है, तो टेस्ट करके ही हम इस बारे में पता लगा सकते हैं कितने लोग संक्रमित हैं और उनका इलाज किया जाए। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो क्या हम दुनिया से पीछे हैं व्हेन इट कम्स टू टेस्टिंग? अभी हम ये इस वक्त जो है हमको देखना पड़ेगा कि हमको धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हमको जब हम एकदम से हम उस कदम में नहीं जा सकते। भारत में अगर आप देखो तो एपिडेमियोलॉजी डिजीज़ की थोड़ी सी दूसरी है। यहाँ पर इतने केसेस नहीं हो रहे हैं, माइल्डर केसेस हो रहे हैं
और जो टोटल नंबर ऑफ केस हैं और जो मृतक की संख्या है वो कम है। कई रीज़न लोगों ने बतलाया हुआ है कि भारत में शायद मलेरिया काफ़ी होता है इसलिए होता है, या भारत में BCG वैक्सीनेशन होता है इसलिए होता है, या भारत में लो लेवल इन्फेक्शंस काफ़ी दिनों से होते रहे हैं इसलिए होता है। इसलिए डॉक्टर निर्मल, मेरा एक सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन का फायदा मिला है भारत को, और कोरोना लैब से निकली जो आफत है, वो इंसानों में फैला संक्रमण है, उसको लॉकडाउन रोक पाया है? अगर आप सच देखें तो लॉकडाउन में दुनिया भर से आंकड़े हैं। हर जगह पर करीब 60% की जगह 40% से 60% घटा है। अगर ये नहीं होता तो इस वक्त इस महामारी का बड़ा भयंकर रूप होता। तो लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन बिल्कुल सही है और इसका पालन पूरा करना चाहिए सबको। डॉक्टर गांगुली, एक सवाल बहुत संक्षिप्त में, केवल 20 सेकंड मेरे पास हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अमेरिका से चली कि ये जो कोरोना है दरअसल लैब में बनाया गया है चीन द्वारा। क्या आपको सच में लगता है कि इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में सच्चाई है, या फिर ये एक संक्रमण है जो कि बाकी वायरस की तरह फैला? एक्चुअली कोरोना वायरस में रिसर्च सारे लोग कर रहे थे, क्योंकि 4 कोरोना वायरस जो हैं वो हम लोगों को अटैक कर चुका है। एक 2003 में, एक हमको मर्स कोरोना वायरस, एक कोरोना वायरस जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ करता है, और चौथा ये वाला है। तो लोग रिसर्च तो कर रहे थे कोरोना वायरस में, चीन में भी रिसर्च हो रहा था, लेकिन ये कोई बता नहीं सकता कि ये लेबोरेटरी से एस्केप हुआ है या कोई नया वायरस है। तो ये जो हमें जो जहाँ तक ख्याल है कि जो बैट्स हैं, बैट्स में ये जब देखा गया है कि ये बैट के 2 वायरसेस हैं, इंडिया में भी बैट्स में पाया गया है कि उससे ये बहुत क्लोजली मिलता जुलता है। तो इसलिए हमको अभी चाइना को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये हम हो सकता है कि ये नया वायरस है। कोरोना के खिलाफ जंग में IIT दिल्ली ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी हाँ, IIT दिल्ली ने एक स्टार्टअप ने न सिर्फ 45 रुपए के कई लेयर वाला सुरक्षित मास्क बनाया है, बल्कि एक राह दिखाई है दुनिया को। जी हाँ, और इस मास्क की खूब चर्चा हो रही है। इस मास्क को उन्होंने कवच नाम दिया है, जिसे आप कोई भी खरीद सकता है। नीले रंग के इस मास्क को देखिए, ये वो मास्क है जो अब कोरोना के खिलाफ जंग में आपके काम आएगा। इस मास्क का नाम है कवच। IIT दिल्ली के टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर विपिन कुमार ने इसे अपने छात्रों के साथ मिलकर बनाया है। कीमत सिर्फ 45 रुपए, यानी बाजार में मिलने वाले N95 मास्क के मुकाबले बेहद सस्ता। दावा है यह कवच 98% तक 3 माइक्रोन के महीन सूक्ष्म कणों से लोगों की सुरक्षा करेगा। इसका मतलब इसे पहनने से वायरस आपके नाक और मुंह के हिस्से से आप पर हमला नहीं कर पाएगा। मैंने सोचा कवच हम फ्रॉम टेक्सटाइल पॉइंट हमें एक ऐसा सॉल्यूशन सोसाइटी को देना चाहिए ताकि वो ज़्यादा सुरक्षित रह सके। साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन ने इस मास्क की गुणवत्ता की जांच की है। लैब में इसके फिल्ट्रेशन लेयर की कुशलता परखी गई है। कवच मास्क की खासियत की बात करें तो ये कई लेयर वाला मास्क है। इसे 10 बार धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि दूसरे मास्क एक बार इस्तेमाल होकर बेकार हो जाते हैं। अभी कवच को हमने अपने वेबसाइट etex.in पे लिस्ट किया है, तो अगर किसी को भी खरीदना है तो आप etex.in पे आप जा सकते हैं। सूनर और लेटर हम इसको और बाकी सारे माध्यम से भी लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश करेंगे।